हाँ जी, हमारा टॉपिक चल रहा था आर एच विटेकर के द्वारा दिया गया जो पंच जगत वर्गीकरण है, या जिसे आप इंग्लिश में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं, उसमें हमने अभी तक मोडेरा और प्रोटिस्टा जगत कंप्लीट पढ़ लिया। आज हम तीसरा जगत पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कवक जगत। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो कवक जगत है, इसको इंग्लिश में कवक को कहते हैं फंजाई। क्या कहते हैं? फंजाई। ध्यान से एक एक पॉइंट को सुनते जाइए आप। कवक को इंग्लिश में कहेंगे फंजाई। अब ये जो फंजाई शब्द है ना, ये लैटिन भाषा के अंदर एक शब्द था फंगस। कौन सा भाषा शब्द था? लैटिन भाषा के अंदर एक शब्द था फंगस। उस फंगस से लिया गया है और इसका अर्थ होता है मशरूम। क्या होता है? मशरूम होता है। मशरूम। क्लियर है क्या? अभी तक मैंने आप लोगों को ये कहा है कि जो फंजाई है, वो फंजाई शब्द लैटिन भाषा के अंदर एक शब्द था फंगस, उस फंगस से लिया गया है और इस फंगस का अर्थ होता है मशरूम। क्या होता है? मशरूम होता है। अब बात कर रहे हैं आगे की। तो जब हम कवकों का अध्ययन करें, बायोलॉजी की वह शाखा, या हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कवकों का अध्ययन करें, स्टडी करें फंजाई की, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। माइकोलॉजी है कवकों के अध्ययन को। क्या किसको किसको कहते हैं? कवकों के अध्ययन को, स्टडी ऑफ फंजाई। ठीक है, उसके अध्ययन को क्या कहेंगे आप? माइकोलॉजी। ठीक है। फिर बात आती है कि जो माइकोलॉजी है, इसके पिता कौन है? एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनते जाइए, बेसिक बातें होती हैं। फादर ऑफ माइकोलॉजी, फादर ऑफ माइकोलॉजी होता है पीएम माइकेली। कौन है भाई? पीएम माइकेली को कहते हैं फादर ऑफ माइकोलॉजी। माइकेली से याद रख लेना, माइकोलॉजी माइकेली। ठीक है, फादर ऑफ माइकोलॉजी। फिर बात आती है कि फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, तो फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी आपके सामने डी बेरी। कौन है? डी बेरी। एक चीज और याद रखना कि फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, वो है आपके सामने बटलर। हिटलर मत लिख देना भाई, आपको बटलर है ये। ठीक है, तो ये 4-5 बातें हैं जो बेसिक है, आपको सीधे सीधे याद रखनी है कि कवक, कवक को इंग्लिश में कहेंगे फंजाई। फंजाई लैटिन भाषा के अंदर एक शब्द था फंगस, उस फंगस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मशरूम। क्या होता है? मशरूम होता है। फिर मैंने बात की कि हम विज्ञान में जब कवकों का अध्ययन करते हैं, या बायोलॉजी के अंदर जब आप कवकों का अध्ययन करते हैं, तो उस ब्रांच को क्या कहेंगे? उस ब्रांच को कहेंगे आप माइकोलॉजी। क्या कहेंगे? माइकोलॉजी। ठीक है। फिर बात आती है कि इस माइकोलॉजी के पिता कौन है? तो इसके पिता है पीएम माइकेली। कौन है? पीएम माइकेली इसके पिता है। फिर बात आती है कि आधुनिक माइकोलॉजी के पिता कौन है? तो वो है डी बेरी। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी डी बेरी होता है। और फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, भारतीय माइकोलॉजी के जनक कौन है? वो है बटलर। कौन है? बटलर। ये बेसिक बात है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। रफ कर दो एक बार, देखिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो पहले बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर ये हो सकते हैं। तो मैं आपको एक लाइन बता दूं कि जो कवक होते हैं ये विश्वव्यापी होते हैं, हर जगह मिल जाएंगे आपको, विश्वव्यापी होते हैं। कहाँ कहाँ मिल जाएंगे? तो ये मृदा में हो सकते हैं, जल में हो सकते हैं, वायु में हो सकते हैं, पौधों पर हो सकते हैं, जंतुओं पर हो सकते हैं। ठीक है, सब जगह पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात। फिर बात आती है कि जो ये कवक है, इन कवक के अंदर जो सेल वॉल होती है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोशिका भित्ति, जो कवकों के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ये याद रखना आपको। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक है, विश्वव्यापी होते हैं,
हर जगह पाए जाते हैं, चाहे मृदा की बात करें, चाहे जल की बात करें, चाहे वायु की बात करें, चाहे पौधों की बात करें या जंतुओं की बात करें। कौन सी चीज बची है जहां पर ये नहीं है? सब जगह है। कोशिका भित्ति जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। क्लियर है? यहां तक काइटिन की बनी होती है इनकी कोशिका भित्ति। अब बात करें आगे की, तो जो कवक है, इन कवकों के अंदर मोस्टली ये होते तो हैं यूकैरियोट्स। कैसे होते हैं? यूकैरियोट। सारणी याद आ रही होगी आपको, मैंने पहले ही बता दिया था कि मोडेरा प्रोकैरियोटिक था, बाकी जितने भी है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, सारे के सारे क्या है? यूकैरियोट्स है। और ये कैसे हैं? बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। ठीक है। इसके अंदर एक चीज आपको विशेष याद रखनी है कि कवक मोस्टली कैसे है? बहुकोशिकीय है, लेकिन इसको फॉलो नहीं करता है कौन भाई साहब? हमारा यीस्ट। क्या फॉलो नहीं करता है इस चीज को कि आप भले ही बहुकोशिकीय हो लेकिन मैं बहुकोशिकीय नहीं हूं, मैं तो एक कोशिकीय हूं। यीस्ट कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर होता है, जो कि एक क्या है? अपवाद है। और इस यीस्ट के अंदर आगे बता देता हूं, मैं पहले ही बता दूं, जनन होगा खंडन विधि, तो सॉरी, जनन होगा इसके अंदर मुकुलन के द्वारा। किसके विधि द्वारा होगा? मुकुलन के द्वारा होगा, मुकुलन विधि द्वारा इनके अंदर जनन होगा। ठीक है। तो ये एक कोशिकीय होता है और इस यीस्ट का उपयोग करते हैं बियर बनाने में और डबल रोटी बनाने में। वैसे ही हम 12th क्लास के अंदर इस यीस्ट को वापस पढ़ेंगे, एक चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, तो वहां पर हम वापस यीस्ट की चर्चा करेंगे। तो यीस्ट एक कवक है, कैसा है? एक कोशिकीय है, जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है, बियर और डबल रोटी बनाने में इसका उपयोग करते हैं, लेकिन मोस्टली कवक ऐसे होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, ये याद रखना आपको। फिर बात करें आगे की, तो आपने सुना होगा गेहूं, टिट्रिकम एस्टिवम वैज्ञानिक नाम है। गेहूं के अंदर एक रोग होता है किट रोग। कौन सा रोग होता है? किट रोग। वो किट रोग भी एक कवक के द्वारा होता है, उस कवक का नाम होता है पक्सीनिया। कौन सा कवक होता है? पक्सीनिया। इस पक्सीनिया कवक की वजह से गेहूं के अंदर कौन सा रोग होता है? किट रोग होता है। उसी प्रकार से एक कवक और है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम, ये पेनिसिलियम जो कवक है, इससे बनाई जाती है प्रतिजैविक, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक। क्लियर है यहां तक? क्या बताया मैंने अभी तक कि जो कवक है वो विश्वव्यापी है, हर जगह है, चाहे मृदा है, चाहे जल है, वायु है, पौधे है, जो जंतु है, सब जगह पर ये पाए जाते हैं मोस्टली। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, विशेष याद रखना, आया हुआ एग्जाम में। यूकैरियोट्स होते हैं मोस्टली और बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन इस चीज को फॉलो कौन नहीं करता? यीस्ट नहीं करता। यीस्ट कैसा है? एक कोशिकीय। कौन सी विधि द्वारा जनन करेगा? मुकुलन। और इसका उपयोग क्या करते थे? बियर और डबल रोटी बनाने में। ठीक है। गेहूं के अंदर जो कीट रोग होता है वो भी एक कवक के द्वारा होता है, उस कवक का नाम होता है पक्सीनिया। और पेनिसिलियम जो एक कवक है, इस कवक से बनाई जाती है प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करेंगे आगे इसके अंदर पोषण की, तो वो आगे करते हैं, एक बार आप यहां तक नोट कीजिए। हो गया? चलो आगे चलते हैं। देखिए, अब बात करें पोषण की, न्यूट्रिशन की, तो देखिए रफ कर दो। चलो देखिए, पोषण की बात करें, न्यूट्रिशन की, तो ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। ये मृतजीवी भी होते हैं, ये परजीवी भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं, और सजीवी भी होते हैं, सिम्बायोसिस। ठीक है। तो कवक मोस्टली मृतजीवी भी हो सकते हैं, मतलब जो मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करें, मृतजीवी। परजीवी दूसरों पर आश्रित है। सहजीवी दोनों साथ साथ रहते हैं तो दोनों को लाभ होता है, और दोनों में से एक कोई मर जाए या कुछ हो जाए तो दोनों की मृत्यु। जैसे आपने इसका एग्जाम्पल आपने 10th के अंदर देखा होगा, एक आया था चैप्टर था अम्ल, क्षार एवं लवण, और उसके अंदर सूचक आए थे। प्राकृतिक सूचक में एक आपने सूचक देखा होगा लिटमस पत्र।
ये जो लिटमस पत्र है ना, ये एक लाइकेन के पादप से निकलते हैं। किस पादप से निकलते हैं? लाइकेन के। तो लाइकेन इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ये जो लाइकेन है ये कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। किसका सहजीवी संबंध होता है? कवक और शैवाल का, फंजाई और एल्गी का, दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों को फायदा है। ठीक है, वो आगे हम वैसे ही पढ़ेंगे। लाइकेन आपके कोर्स के अंदर है। कवक घटकों को कवकांश कहेंगे, शैवाल को शैवालांश कहेंगे। ये अपने लिए भोजन बनाता है कवक के लिए, और ये इसके लिए पोषण, जल, खनिज वनिज का ये निर्माण करता है। ठीक है, वो वैसे ही आगे पढ़ेंगे। तो मृतजीवी में याद रखना है कि जो मृत सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करे, और परजीवी जो दूसरों पर आश्रित है, और सहजीवी जो साथ साथ रहते हैं, दोनों को फायदा होता है। तो तीनों विधियों के द्वारा इनके अंदर न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, अब बात आती है सबसे इंपोर्टेंट इनके अंदर जनन की। याद रखिए, जनन इनके अंदर तीनों प्रकार का होगा। कौन कौन सा? कायिक जनन पहला, कायिक जनन। कायिक जनन मोस्टली इसके अंदर खंडन विधि हो सकती है, विखंडन हो सकता है, और मुकुलन विधि द्वारा कायिक जनन हो सकता है। और मुकुलन के द्वारा मोस्टली कायिक जनन किसके अंदर होगा? यीस्ट के अंदर होगा। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, दूसरा जनन आता है, उसका नाम होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में आपको याद रखना है कि जो अलैंगिक जनन है इसके अंदर मोस्टली चल बीजाणु कसा पाया जाता है, गतिशील होते हैं। अचल बीजाणु इनके द्वारा मोस्टली इनके अंदर क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, तीसरा आता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन मोस्टली इसमें अस्पोर, एस्कस, एस्कस, और ये आगे वापस आएगा जब आप फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज ऐसे पढ़ेंगे क्लासें, तो क्लासों के अंदर ये एस्कस वापस आएगा। मैं पूछूंगा किसके अंदर आता है और कहां पढ़ा आपने? अस्पोर, एस्कस और बेसिडियम बीजाणु, इनके अंदर मोस्टली लैंगिक जनन होता है। ठीक है, अब जो ये लैंगिक जनन है ना, इसके भी 3 स्टेप होते हैं, 3 सोपान होते हैं। पहला आता है प्लाज्मोगेमी, ध्यान से सुनना, प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी। दूसरा एक सोपान आता है, उसका नाम होता है केंद्रक संलयन। और तीसरा एक स्टेप इसमें आएगा, वो आएगा अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। ठीक है, तो लैंगिक जनन के 3 सोपान है, प्लाज्मोगेमी, केंद्रक संलयन और अर्धसूत्री। प्लाज्मोगेमी में क्या होगा कि दो जो चल और अचल बीजाणु है, जैसे मान लीजिए कि ये चल और अचल 2 बीजाणु है, इन दोनों के प्रोटोप्लाज्म का आपस में क्या होगा? संलयन होगा, फ्यूजन होगा, प्रोटोप्लाज्म का संलयन होगा, इसको कहेंगे आप प्लाज्मोगेमी। ठीक है, केंद्रक संलयन में क्या होगा कि इस कोशिका का और इस कोशिका का केंद्रक आपस में मिल जाएगा, ऐसे, ये होगा केंद्रक संलयन। ठीक है, और अर्धसूत्री में क्या होगा कि जो जाइगोट है, उस जाइगोट के अंदर मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसके कारण क्या बनेंगे? अगुणित बीजाणु बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, अगुणित बीजाणु बनेंगे। तो ये याद रखना विशेष। 2 चल और अचल युग्मकों का जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, बीजाणुओं का या युग्मकों का जो प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है, उसको तो कहेंगे प्लाज्मोगेमी। केंद्रक का फ्यूजन होता है, उससे केंद्रक संलयन। और अर्धसूत्री, जिसके कारण अगुणित बीजाणु, हैप्लॉइड स्पोर्स का निर्माण होता है, उसको कहेंगे आप अर्धसूत्री। ये सारी चीजें आपको कवकों के अंदर याद रखनी है। ये कवकों का बेसिक परिचय या सामान्य लक्षण कह सकते हो, वो था। तो देखिए, एक बार मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा जो आज हमने पढ़ा है। सबसे पहले देखो, हमने कहा कि कवक, कवक की बात की। कवक में मैंने कहा कि कवक को इंग्लिश में कहेंगे फंजाई। फंजाई एक लैटिन भाषा का शब्द था, मशरूम, उससे लिया, फंगस शब्द था और उससे लिया गया है, और उसका हिंदी में अर्थ होता है मशरूम। यानी फंगस लैटिन भाषा का शब्द है और इसका हिंदी में मतलब होता है मशरूम। कवकों के अध्ययन को आपने माइकोलॉजी का, इसके पिता पीए माइकेली है, इसके मॉडर्न पिता डी बेरी है, और इंडियन पिता है इसके बटलर। विश्वव्यापी है, हर जगह में पाए जाते हैं, चाहे जल हो, मृदा हो, हवा हो, पौधे हो, जंतु हो, सब जगह पर ये पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति इनकी काइटिन की बड़ी होती है,
मोस्टली यूकैरियोट्स और बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन एक कोशिकीय कौन सा कवक होता है? यीस्ट होता है, जिसके अंदर मुकुलन के द्वारा जनन होता है और इस यीस्ट का उपयोग बियर और डबल रोटी बनाने में करते हैं। फिर याद रखना कि जो गेहूं है, उस गेहूं के अंदर जो कीट रोग होता है वो पक्सीनिया कवक के कारण होता है। मतलब उसके अंदर जो ये कीट रोग होता है वो भी एक कवक के द्वारा होता है और उस कवक का नाम होता है पक्सीनिया। पेनिसिलियम वो एक जो कवक है उससे एक एंटीबायोटिक बनती है, ये भी याद रखना। फिर पोषण तीनों विधियों से हो सकता है, परजीवी भी होते हैं, मृतजीवी भी होते हैं और सहजीवी भी होते हैं। जनन में याद रखना कायिक भी होगा, अलैंगिक भी होगा और लैंगिक भी होगा। कायिक में मोस्टली खंडन होगा, विखंडन होगा, मुकुलन होगा और मुकुलन मोस्टली किसमें होगा? यीस्ट के अंदर। अलैंगिक में क्या? चल बीजाणु और अचल बीजाणु बनेंगे। और लैंगिक में एस्कस, ठीक है, और बेसिडियम बीजाणु और अस्पोर बनते हैं। वापस लैंगिक जनन के 3 सोपान या स्टेप है। प्लाज्मोगेमी, जिसमें 2 चल या अचल युग्मकों का जो प्रोटोप्लाज्म है उनका संलयन होता है, फ्यूजन होता है, ऐसे इसको कहेंगे प्लाज्मोगेमी। केंद्रकों का फ्यूजन होता है, केंद्रक संलयन। और जाइगोट जो युग्मनज बनता है उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित बीजाणु बनते हैं। तो ये आज हमने कवकों का सामान्य परिचय देखा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कवकों का वर्गीकरण, बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या होती है। तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, गुड नाइट।